ट्वीट लिखा, भाजपा के वैचारिक मुद्दों में से एक यूसीसी सही समय पर यूपी में भी आएगा। यूसीसी पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, बोले आप कानूनों को कितने भी लाएं लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में लिखा है। हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों लाए। ज्ञान वापी केस में आज जो फिर से सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट अगली तारीख में अब करेगी मामले की सुनवाई। गाजीपुर में महिला की बेरहमी से हत्या की वजह का नहीं हुआ खुलासा, घर से कुछ दूरी पर महिला का मिला था शव। अमरोहा में 36 दिन बाद नहीं लगा छात्रा का सुराग, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ एसपी को सौंपा ज्ञापन। काशी में नकली नोट के 2 सौदागर अरेस्ट, बंगाल के रास्ते यूपी में हो रही थी तस्करी। एसटीएफ ने 45,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक धरने पर बैठे हैं किसानों की महापंचायत। नोएडा में किसानों की महापंचायत धरने पर बैठी है। नाराज किसान कल करेंगे संसद का घेराव। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रेनो प्राधिकरण पर चल रहा है अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। 10% आबादी, भूखंड आदि मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। महापंचायत को कई किसान संगठनों का मिल रहा है समर्थन। विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को दिया है समर्थन। पुलिस पर किसानों पर नाजायज दबाव बनाने का आरोप। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। धरने पर किसानों की महापंचायत बैठी हुई है। नाराज किसान कल संसद का घेराव करेंगे। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेनो प्राधिकरण पर चल रहा है अनिश्चितकाल किसानों का धरना प्रदर्शन। 10% आबादी, भूखंड आदि मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। महापंचायत को कई संगठनों का मिल रहा है साथ। विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। पुलिस पर किसानों ने नाजायज दबाव बनाने का लगाया है आरोप। नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। धरने पर किसानों की महापंचायत बैठी हुई है। नाराज किसान कल संसद का घेराव करेंगे। जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेनो प्राधिकरण पर किसानों का अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर आपको बता दें कि बरेली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गैंगस्टर विजय उर्फ कुप्पी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर के चल और अचल संपत्ति की कुर्की की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है पुलिस की तरफ से कार्रवाई। लगभग 1 करोड़ संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। आरोपी पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लाखों का मकान, बुलेट बाइक और खाता कुर्क किया गया है। कुर्की के दौरान इलाके में बजाए गए हैं ढोल और नगाड़े। मौके पर तहसीलदार विदित कुमार रहे मौजूद। बड़ी खबर बरेली से बता रहे हैं आपको। गैंगस्टर विजय और कुप्पी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर के चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। आरोपी पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कुर्की के दौरान इलाके में बजाए गए हैं ढोल नगाड़े।
मौके पर तहसीलदार विदित कुमार रहे मौजूद। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से शानू कुमार। बरेली गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में आपको? आरोपी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जो कि गैंगस्टर काफी जिस पर करीब 2 दर्जन यानी कि 25 मुकदमे दर्ज थे, जो कि संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। उसके बाद इस पर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और पुलिस ने काफी लंबी पैरवी करने के बाद जिला प्रशासन से यानी कि जिला अधिकारी से संपत्ति कुर्क की जो अनुमति मिली और उसके बाद जो है अब संपत्ति कुर्क की गई है। दरअसल ये जो आरोपी है विजय और कुप्पी, ये जो है कई गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज थे। कई बार ये जेल जा चुका था। उसके बाद से जो है लगातार इस पर निगरानी बनाई हुई थी और कहीं ना कहीं अभी भी ये फरार चल रहा था। उसके बाद की बात की जाए तो जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही इस पर जो कार्रवाई हुई है। और कल की बात की जाए तो कल करीब इसका जो मकान था, इसका जो अचल संपत्ति यानी कि अवैध रूप से जो कमाई गई संपत्ति थी, उसको कुर्क किया गया है और करीब 70.5 लाख का जो मकान था उसको कुर्क कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इसके पास संपत्ति यानी कि जो वाहन था वो कुर्क कर लिया गया और बैंक खाता या जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था उन सभी को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक की बात की जाए तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसके बाद जो है मौके पर नायब तहसीलदार और खुद जो कोतवाली पुलिस है मौके पर मौजूद थी और उस घर को भी सील कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, इससे जितने भी गैंगस्टर के आरोपी हैं उनमें कहीं ना कहीं नजीर पेश हो रही है कि आखिर जो भी गैंगस्टर का आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस तरीके की कार्रवाइयों की बात की जाए तो बरेली में काफी हो चुकी है और अब जो है गैंगस्टर की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। जी सानू, कुप्पी के गैंगस्टर कुप्पी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे और किन किन आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे? और देखिए उसमें मुकदमों की बात की जाए तो साफ तौर पर से उस पर कई 2 दर्जन यानी कि 25 मुकदमे से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाए तो आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की धाराएं दर्ज थी और साथ ही साथ जो 3/25 जो कि आर्म्स एक्ट होती है यानी कि जो अवैध असला जो लहराना या फिर अवैध असले से फायरिंग करना, इस तरीके के तमाम मुकदमे दर्ज थे। साथ ही साथ जिस वो जुआ और सट्टे का कारोबार करता था उसमें भी उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। तो ये सब मुकदमे जो यानी कि 2007 से लेकर के 2023 तक ये मुकदमों की कार्रवाई हुई और सारे के सारे मुकदमे जो है कोतवाली पुलिस ने दर्ज किए थे और जब एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई उसके बाद ही गैंगस्टर की कार्रवाई जो है सुनिश्चित की गई और अब इस जो कि जो आरोपी है कुक्की उस पर जो है गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जो उसकी करोड़ों की संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई और साथ ही साथ बरेली पुलिस का कहना है कि अभी आगे और इसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पूरा ब्यौरा इसका जो है बना लिया गया है और ऐसे तमाम जितने भी गैंगस्टर के आरोपी हैं उन पर बारी टू बारी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। शानू, गैंगस्टर एक्ट के तहत बरेली में कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर कुप्पी पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। आरोपी पर लगभग 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कुर्की के दौरान इलाके में ढोल नगाड़े बजाए गए हैं। मौके पर तहसीलदार विदित कुमार रहे मौजूद। अगली खबर बरेली से, आपको बता दें कि बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन की तरफ से फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था इंद्र कुमार। फर्जी अफसर से मिले हैं फर्जी आईडी और कागजात। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के किया है हवाले।
बरेली में फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था आरोपी। फर्जी अफसर से मिले हैं फर्जी आईडी कार्ड और कागजात। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के हवाले किया है आरोपी को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था आरोपी। फर्जी अफसर से मिले हैं फर्जी आईडी कार्ड और कागजात। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के हवाले आरोपी को किया है। इसी खबर पर बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानू। फर्जी लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से फर्जी आईडी कार्ड और तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है आगे? देखिए, बरेली पुलिस की बात की जाए तो बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एयरबेस के पास वायुसेना के अफसर की वर्दी जो कि फर्जी तरीके से पहना हुआ था, उस इंद्र कुमार नाम के व्यक्ति को वायुसेना पुलिस ने धर दबोचा है। और साथ ही साथ बात की जाए तो ये एयरपोर्ट स्टेशन के पास फ्लाइट लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था। और जब एयरपोर्ट के जितने भी अधिकारियों कर्मचारियों बात की जाए तो उन्होंने इसको संदिग्ध पाया गया, तो उससे पूछताछ की तो ये इसने कुछ भी नहीं कबूला। उसके बाद जो है इसको इज्जतनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और जब इसके आईडी कार्ड चेक किए गए तो इसके पास काफी हद में जो है फर्जी आधार कार्ड की बात की जाए और फर्जी लेफ्टिनेंट कार्ड की बात की जाए तो वो बरामद हुए। और साथ ही साथ एक डस्टर गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें एक एयरफोर्स का यानी कि जो वायुसेना का जो लोगो होता है वो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था। साथ ही तौर पर जब इस पर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई, लेकिन जब इसके बारे में पता लगा कि इसमें कई प्रकार के आधार कार्ड जो कि फर्जी पाए गए हैं तो इस पर पूछताछ की गई। वहीं एनआईए को इसकी सूचना दी गई तो एनआईए ने इज्जतनगर थाना पहुंचकर देर रात तक इससे पूछताछ की गई है। खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी की बात की जाए और एलआईओ की बात की जाए तो लगातार इससे अभी पूछताछ जारी है कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है और आखिर बरेली में ये फर्जी तरीके से करता क्या था। फिलहाल सूत्रों की बात की जाए तो अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है ये फर्जी तरीके से इसलिए घूमा करता था क्योंकि लोगों को सरकारी नौकरी यानी कि ठगी करने के लिए ये घूमता था और कई लोगों से ये पहले भी ठगी कर चुका था। फिलहाल प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि इस पर जो है ठगी के कई आरोप भी हैं। उसी तौर पर ये आगे भी ठगी कर लोगों को शिकार बनाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले इसको इज्जतनगर पुलिस ने धर दबोच लिया है। फिलहाल मामले की और जांच की जा रही है क्योंकि खुफिया जो इकाइयां हैं, एजेंसियां हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। वही पूछताछ कर रही है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि डस्टर गाड़ी पे बड़ा सा लोगो लगाना और खुद पूरी वर्दी पहनकर घूमना पूरी साजिशकर्ता के रूप में ये पकड़ा गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल एनआईए की टीम की बात की जाए और खुफिया एजेंसी आईबी की बात की जाए और एलआईओ की बात की जाए, लगातार पूछताछ कर रही है और जेल में भी इससे काफी गंभीर पूछताछ होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वायुसेना पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के हवाले किया है आरोपी को। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया गया है। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के हवाले आरोपी को किया है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था आरोपी इंद्र कुमार। फर्जी अफसर के पास से मिले हैं फर्जी आईडी कार्ड और कागजात। वायुसेना पुलिस ने इज्जतनगर पुलिस के हवाले आरोपी को किया है।
उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार 6 फरवरी को 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 पेश कर दिया है। 8 तारीख तक विधानसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर ये विधेयक सदन से पास हो जाता है, आपको बता दें कि सदन में अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा, जहां से हस्ताक्षर के बाद ये कानून स्वरूप धारण करेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। मंगलवार को ही सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि यूपी में भी यूसीसी आएगा, बस यही समय का इंतजार है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने लिखा है कि भाजपा के वैचारिक मुद्दों में से एक यूसीसी है, सही समय पर यूपी में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने धारा 370 को विदा किया है, श्री राम जन्मभूमि की भव्य मंदिर निर्माण करवाया है और उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि समान नागरिक संहिता बिल के लिए उत्तराखंड भाजपा की धामी सरकार को बधाई देती है। भाजपा ने अपने वैचारिक मुद्दों के क्रम में जनता से किए वादे को पूरा किया है और समाधान सुनिश्चित कर रही है। मोदी जी की गारंटी भी गारंटी है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि पहले यूपी भर के तमाम एआईसीसी और पीसीसी के पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मोना मिश्रा और पीएल पुनिया के साथ कई पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में कांग्रेस का ज्योत से ज्योत कार्यक्रम रखा गया और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वोट फॉर न्याय का स्लोगन भी दिया गया। एक बहुत ही विशेष बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें एआईसीसी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूरे प्रदेश के यहाँ पर आमंत्रित किए गए, जो कि 1100 से ज्यादा सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। ये प्रमुख रूप से राहुल की यात्रा 16 जनवरी को यहाँ पर आ रही है, में सहयोग के लिए और यात्रा को सफल बनाने के लिए और साथ ही साथ संगठन की भूमिका और संगठन के सशक्तिकरण के लिए हर एक प्रदेश के सदस्य को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश निकाय क्षेत्र में एक नया अध्याय स्थापित करते हुए 18 सालों से बकाया चल रही 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि वितरित कर डाली है। पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने यह नायाब तोहफा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में दिया है। नगर पालिका में से पूर्व में कितने अध्यक्ष आए और कितने गए, लेकिन किसी भी अध्यक्ष द्वारा अपने हितों से समझौता नहीं किया, उल्टे कर्मचारियों का ही शोषण करते रहे हैं। लेकिन देवबंद पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने सफाई कर्मचारियों के दर्द को समझा है और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह से परामर्श करते हुए उनके दिशा निर्देश पर पालिका के 106 कर्मचारियों को 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि वितरित की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता राजकुमार रावत ने सभी कर्मचारियों को चेक वितरित किए हैं। जो नगर पालिका के कर्मचारी भाई थे, उनका जो पुराना बकाया 2006 से बकाया चलता आ रहा था, लगभग 3 करोड़ बकाया जब हमने नगर पालिका की चेयरमैन की शपथ ली थी तब था। धीरे धीरे कुछ बकाया हमने हर महीने 10,000 रुपए जिसका बकाया था, 20,000 रुपए बकाया था, इस तरह करके लगभग 80 लाख रुपए हमने 8 महीने में बकाया दिया है। आज 2 करोड़ 6 लाख रुपए एक मुश्त सबका बकाया आज हमने अपने जो कर्मचारी भाई बहने हैं उनका दिया है। हाँ, सब पूर्व के कर्मचारी 103 कर्मचारी भाइयों बहनों का हमने आज बकाया दिया है। खबर कानपुर से, जहां पर एक प्रधान के गायब होने से हड़कंप मच गया है, वहीं लगातार ग्राम प्रधान का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान को गायब करवा दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर लापता ग्राम प्रधान के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 फरवरी को गांव के ही रहने वाले शिवशंकर निषाद, शिव बालक, नीरज, अजीत कई लोगों ने गांव के विकास में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर
प्रधान संतोष निषाद के घर में घुसकर हमला किया था। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आई महिलाओं को भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं था। जब इसकी शिकायत बिठूर थाना में की गई तो थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रधान संतोष निषाद की भाभी गीता निषाद का यह आरोप है कि मुख्य आरोपी शिव बालक उनके देवर से प्रधानी के चुनाव में हार गया था। तभी से रंजिश के चलते आए दिन झगड़ा लड़ाई करता था और अब उनके देवर प्रधान संतोष को गायब कर दिया है। मिल नहीं रहे हैं, नाली का मामला था। तीन रोज लगे हुए हैं। वो घर पे थे और जो लेबर था वो नाली का काम कर रहा था, तो वो घर पे आए बुलाने की, चलो प्रधान जी समझौता करवा दीजिए हमारी। तो वो वहाँ से गए, अकेले चले गए थे। तो अकेले घर से गए तो उनको बस ये पूछने लगे कि क्यों नाली नहीं बनाने दे रहे हो। तो वो कहने लगे, गोविंद बस गिराबंद पकड़ लिया, शिवशंकर, शिवालक और नीरज, गोविंद और छोटू, नीरज भी थे, वो वही उनके शिवालक के भाई। तो ये बस गिराबंद पकड़ ले। पहले एक लोग ने पकड़ा गोविंद, फिर ये सब आ गए और फिर इनको बस मारने लगे। जब तक यहाँ सोचना भाई, तब तक यहाँ से कोई घर पे मेरे थे ही नहीं, ना देवर था, ना थे, ना मेरे। एक तरफ जहां योगी सरकार कस्बों और गांवों के लिए विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं कुछ कस्बों में आज भी जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे बाशिंदों समेत राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला कस्बा व आदर्श नगर पंचायत तंबौर के मोहल्ला नवाब साहब पुरवा के मुख्य मार्ग का है, जहां काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। बाशिंदों ने बताया कि सभासद समेत नगर पंचायत तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिली है। जबकि इस सड़क पर कस्बे का जाना माना क्लिनिक और विद्यालय के साथ मस्जिद भी मौजूद है, जहां मासूम छात्र, तीमारदार और नमाजी इस सड़क से गुजरते हैं, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाशिंदों की माने तो समस्या काफी पुरानी व बड़ी है, जिसकी शिकायत सभी जिम्मेदार से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। और हम सभी मोहल्ले वासी नगरीय जीवन, आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि सभी लोग यहाँ पर नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। 5-6 सालों से समस्याएं हैं, तो किसी से शिकायत नहीं करी गई। कितने आपके मोहल्ले में कितनी संख्या होगी लगभग लोगों की, रहने वालों की? 15 से 14 से। हाँ, आपका 15 से 14 से कम कहाँ? 3-4 महीना भैया। 3-4 महीने से है। तो किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं? बहुत समस्या, जैसे कहीं पर नमाज पढ़ने वाले ने दिक्कत है, स्कूली बच्चे ने दिक्कत है, पब्लिक के यहाँ दिक्कत। तो किसी से शिकायत की गई अब तक? कहीं तो वहीं सबसे ही ठीक तरह जगते हैं, इरफान डॉक्टर हो रहे सब कह चुके हैं। हाँ। समस्या कोई हल नहीं है। ऐसे जल भराव रहता है बराबर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीपीके सिंह द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में कृषि उत्पादन मंडी समिति सतानपुर का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा प्रभारी मंडी सचिव से साफ सफाई की व्यवस्था खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी द्वारा काउंटिंग के शेडों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। मंडी सचिव ने बताया है कि 31 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है, 20 तारीख तक का टेंडर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा मंडी में आलू की आवक की जानकारी मंडी सचिव से ली गई है। प्रभारी मंडी सचिव ने बताया कि प्रतिदिन 90 से 110 ट्रकों की लोडिंग बाहर के लिए होती है। जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की तरफ से सहजो दुकानों का ट्रीटमेंट, फर्श की रिपेयरिंग, नालियों की साफ सफाई का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो शासन द्वारा विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उसका जो है सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये प्राथमिकता। और क्या योजनाएं और आगे अपने खंड विकास क्षेत्र में? अभी तो आज मैंने योगदान ही किया है, आगे जो भी योजनाएं आएंगी उसका जो है सम्यक ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कायमगंज के खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण होने के उपरांत वाराणसी से आए खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार पांडे ने कायमगंज के खंड विकास अधिकारी का विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि नए खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार पांडे के कायमगंज स्थित विकास खंड कार्यालय पहुंचने पर एडीओ पंचायत ओमकार सिंह, लेखाकार धर्मेंद्र कुमार, सहायक लेखाकार महेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार दुबे, ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार, आनंद गंगवार, शनिदेव सिंह, सौरभ राव से रेणु शाह के ग्राम पंचायत अधिकारी सुधीर कुमार व संजीव कुमार समेत सभी अधिकारी व कर्मचारियों फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।